चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नई आरएफ की, जो बहुत पहले मिल चुकी है, लेकिन किसी दूसरे वीडियोस के चक्कर में हम लोगों ने इस वाले वीडियो को रिलीज नहीं किया। तो आइए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आरएफ का नाम है सक्षम केवीके 2.0। ये गुजरात के लिए निकली है, गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन वालों ने इसको निकाला है। तो आइए वीडियो चालू करने से पहले प्लीज 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोग पहले से कर चुके हैं, लेकिन प्लीज प्लीज जो भी वीडियो आ रहा है उस वीडियो को लाइक का बटन दबाइए। आपके लिए मैं इतने अच्छे वीडियोस बना रहा हूं और सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, तो कम से कम आप लोग वीडियोस को लाइक तो कर सकते हैं। मेरे वीडियोस पर आप लोग लाइक्स बहुत कम करते हैं, तो प्लीज 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। मेरे को इस बार जैसे मेरे आप जानते हैं 25 से 26 हजार सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम 1000 लाइक तो बनते हैं इस पर। 1000 लाइक आप इस वीडियो को करिए, प्लीज प्लीज आप इसको 1000 लाइक इस पे आपको वीडियो को करने हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मई 2022। तो अभी काफी टाइम है, आज 17 मई है। आप इसको प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइल होगा, आपको मैं पहले से लिंक बता चुका हूँ। skills.gujarat.gov.in पर जाकर आपको अपना जो है प्रोजेक्ट फाइल करना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन ने ये निकाला है और सक्षम केवीके 2.0 इस टेंडर का नाम है। आरएफ मेरे हाथ में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर ये आरएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ साथ पेज टू पेज इसको देख भी सकते हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट 1 है, उसमें बताया गया है कि सक्षम केवीके 2.0 जो है वो गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा निकाला गया है और इसको जो नाम दिया गया है वो है सक्षम केवीके 2.0। ये ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल पर ऑर्गेनाइज होगा पूरा का पूरा नाम, और इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा कौशल्य वर्धन केंद्र। कौशल्य वर्धन केंद्र का नाम है केवीके 2.0 जिसको बोला गया है। ठीक है, इसका मॉडल हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये दो तरीके से ऑपरेट होगा। एक तो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग होगी और दूसरा होगा स्पेशल प्रोजेक्ट। शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग में मैं आपको बता देता हूँ ये इंडस्ट्री और जॉब स्किल्स के लिए यूज में लिया जाएगा, जबकि स्पेशल प्रोजेक्ट जो है वो वुमेन के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सीनियर सिटीजन, पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस, इन लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए लिया जाएगा। तो ये दो तरीके की ट्रेनिंग टाइप इसमें होगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग होगी और स्पेशल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि टारगेट बेनिफिशियरी कौन होंगे। शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग में मैं आपको बता देता हूँ 14 साल से 60 साल तक के, या मतलब 59 साल तक के जो हैं वो कैंडिडेट इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं, और मतलब उनका डोमिसाइल गुजरात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज कम्पेयर टू स्पेशल प्रोजेक्ट में हम देखते हैं तो कम से कम 14 साल का बच्चा होना चाहिए, उससे बड़े को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, और वही डोमिसाइल जो है वो गुजरात का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि स्कीम इम्प्लीमेंटेशन जो होगी किस रीजन में होगी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगी, कौन कौन सी जगह कवर करेगी। वैसे तो इन्होंने 15 क्लस्टर बनाए हैं, 15 क्लस्टर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये पूरे के पूरे 15 क्लस्टर बनाए हैं जहाँ पर इनको ये केवीके 2.0 जो है वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन हम देखते हैं कि पायलट फेज में इन्हें क्या क्या रन करता है, उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर लगी हुई। पायलट फेज में इनको 4 रीजन में काम करना है, बस अहमदाबाद में काम करना है, वडोदरा में काम करना है, राजकोट और सूरत। अब इन एरियाज में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं वहां पर पायलट फेज में ये केवीके 2.0 जो है वो चालू करना रहेगा। बात करते हैं जॉब रोल्स कौन कौन सी होगी। तो NSQF लेवल 1, 2, 3 जो है वो आपको इसमें यूज में चलाने को मिल सकती है। वैसे एक लिस्ट भी अटैच की हुई है RFP में। अगर आप लास्ट पेज पर, पेज नंबर 17 पर जाएंगे तो एक लिस्ट अटैच की हुई है, लिस्ट में सारी जॉब रोल्स दी हुई है। एज कम्पेयर टू अगर स्पेशल प्रोजेक्ट में हम फाइल करते हैं तो स्पेशल प्रोजेक्ट में आप कोई सा भी मिनिमम 500 आवर्स का आप चला सकते हो, और उसका 500 आवर्स का कोई सा भी कोर्स चला सकते हो जिसमें आपका NSQF लेवल होना चाहिए। तो ये था जॉब रोल के बारे में कि आप इसमें जॉब रोल में कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप देख लीजिए, इसमें हमें ये चेक करना है कि फाइल कौन कौन लगा सकता है। तो इन्होंने मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है, या तो आप इंडस्ट्री हो, या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर आप ट्रेनिंग पार्टनर हो, है ना। ठीक है, ये है पेज नंबर 7 पर और पेज नंबर 8 पर। ये तीनों के बारे में आपको बाइफर्केशन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई भी अगर इंडस्ट्री अप्लाई करती है तो वो एक कोई रजिस्ट्रेशन फर्म, सोसाइटी, कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर लिमिटेड, जो भी है सारी की सारी चीजें वो आपके पास होना चाहिए, जो हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ। दूसरा, आपका कम से कम मिनिमम 3 ईयर का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, 3 साल पुराने आपकी इंडस्ट्री होनी चाहिए। मिनिमम आपके पास 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो मतलब प्रेजेंस है वो गुजरात में होना चाहिए, जाने के ऑपरेशन या क्लाइंट ऑपरेशन कुछ भी है वो गुजरात में होना चाहिए।
इसके अलावा आपको जो लेटर ऑफ इंटेंट होते हैं कि आपकी इंडस्ट्री और आप प्लेसमेंट करवाएंगे कहीं, तो कहाँ प्लेसमेंट करवाएंगे, तो उनसे लेटर ऑफ इंटेंट टाइप करवाना पड़ेगा, तो वो भी इसमें लगेंगे। मतलब आपके पास होने ही चाहिए टाइप्स प्लेसमेंट के लिए बच्चों के लिए। ये था सारी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में। जब अगर आप इंडस्ट्री से फाइल करते हैं तो इन 5 से 6 जो आपको देखो स्क्रीन पे भी मैंने डाली हुई है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर इसमें फाइल करता है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वही कहीं ना कहीं से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपके पास, सोसाइटी, फर्म या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, प्राइवेट या फिर कोई ग्रांट से मिला हुआ होना चाहिए गुजरात के अंदर। वही चीज़ें, एग्जिस्टेंस आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर 3 साल पुराना होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरा है कि भाई फेयर प्रैक्टिस का आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, आप पहले से कोई ब्लैकलिस्ट नहीं होने चाहिए, इसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। प्रेजेंस इन गुजरात बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपकी प्रेजेंस के आपने गुजरात में कुछ ना कुछ कर रहे होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट होना चाहिए और ओजेटी के लिए भी आपके पास टाइप होना चाहिए। लेटर ऑफ इंटेंट यानी आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट करवाएंगे, तो उसका आपके पास ये सारी चीज़ें होना चाहिए। उसके अलावा आप ओजेटी कहाँ पर करवाएंगे, उन कंपनी से भी आपके पास टाइप होने चाहिए। ठीक है। तो ये है, इसमें भी ज़्यादा नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वही सेम है कुछ, बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आई थिंक इसमें जो दिया हुआ है वो टर्नओवर का कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आई थिंक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पर टर्नओवर के ब्रैकेट में बच जाएंगे। बात करते हैं ट्रेनिंग पार्टनर के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग पार्टनर तो सिमिलर ही हैं वैसे, लेकिन फिर भी इस RFP में अलग अलग यूज़ में लिया है। तो ट्रेनिंग पार्टनर का वही है कि कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सोसाइटी हो, फर्म हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, तो आप इसमें मतलब रजिस्टर्ड होने चाहिए। 3 साल पुराना इसमें भी आपको होना ही चाहिए। 3 साल पुराना मतलब होना ही चाहिए। मतलब नए जो भी 1 साल या 2 साल में रजिस्टर्ड होते हैं वैसे उनको काम वैसे भी कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में नहीं मिलता, तो इसमें भी वही सेम है। एनुअल टर्नओवर उन्होंने मिनिमम 50 लाख का मांगा है कि 50 लाख का आपका कम से कम टर्नओवर होना चाहिए। फेयर प्रैक्टिस का आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ। गुजरात में प्रेजेंस होनी चाहिए। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडस्ट्री स्पॉन्सर, वही ओजेटी, प्लेसमेंट, वही सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं वही सारी इसमें हैं। ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट होने चाहिए, ओजेटी का आपके पास टाइप होना चाहिए। तो इस तरीके के ये 3 इन्होंने कैटेगराइजेशन किए हैं, एक तो इंडस्ट्री का किया है और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का किया है और ट्रेनिंग का पार्टनर किया है, जो सभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख गए होंगे और आप यहाँ से देखकर उसको या फिर RFP में भी जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो वैसे इस जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं 2 पार्ट में हम लोग बनाने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इनमें मैं आपको RFP के बारे में बता रहा हूँ। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन किस तरीके से इसको फाइल करना है। प्रपोजल जो हमारा सबमिट होना है वो गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन के जो पोर्टल है, जिसका लिंक मैं आपको बता देता हूँ, skills.gujarat.gov.in, तो उस पर आप जाकर इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऑनलाइन प्रपोजल सबमिशन है। प्रपोजल किस तरीके से ऑनलाइन सबमिशन होगा उसके लिए मेरा सेकंड पार्ट आ जाएगा, वो कल या परसों में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा जो आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा और चीज़ें हम RFP में हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होनी है, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट चलाना है। तो ये मतलब कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अननेसेसरली। मतलब RFP तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, सपोज करते हैं आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, आप उसको पूरा रन भी कर देते हैं, तो आपको दोबारा टारगेट कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलोकेशन किस तरीके से होगा। अगर आपको बैच मिल जाता है, सपोज करते हैं 100 बच्चे आपको मिल जाते हैं, इसमें आपने पढ़ा भी देते हैं और प्लेसमेंट भी करा देते हैं, तो अगर आप 100 में से अगर आप 50% से कम अगर प्लेसमेंट कराएंगे तो आपको कोई दोबारा टारगेट नहीं मिलेगा इसमें। अगर आपका प्लेसमेंट जो रहता है फिगर वो 50% से 70% रहता है, तो आपको अगर 100 बच्चों का टारगेट मिला तो इस बार आपको 50 बच्चों का मिलेगा, यानी 50% टारगेट ही आपको मिलेगा। अगर आप 70 से ज़्यादा प्लेसमेंट कराते हैं और सबमिट करते हैं और वो वेरीफाई हो जाता है तो आपको 100% जितना टारगेट मिला है वो दोबारा रिलोकेट हो जाएगा। तो एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हम और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि पे आउट किस तरीके से है, ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी मिलेगी, ये भी एक RFP के अंदर इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं जो कोस्ट इन्होंने दिया हुआ है बेनिफिशियरी को, वो 35 रुपीज़ पर आवर दिया हुआ है और मेजरली 300 घंटे के जो होते हैं 300 आवर्स के जो कोर्स हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मिलेंगे। और OJT के लिए आपको OJT करवाएंगे आप तो उसके लिए 25 रुपीज़ पर डे आपको मिलेगा 10 दिन तक के लिए। 10 दिन का OJT रहेगा और उसके लिए आपको 25 रुपीज़ पर डे इनको आपको मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग कॉस्ट है जो आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी इस स्कीम को रन करने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट इसमें मतलब पार्ट है कि पे आउट माइलस्टोन मतलब
कि आपको पैसा कब कब मिलेगा। अगर आपको बैच मिल जाता है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो आपको पैसा कब कब मिलेगा। तो पहला 20% आपका जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा बैच अप्रूवल। सपोज करो आप कैंडिडेट का एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन करने के बाद जैसे बैच का अप्रूवल मिल जाता है आपको, उसके बाद आपको पहला जो पूरा टोटल प्रोजेक्ट कोर्स का 20% है वो मिल जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो है 10% की, और वो तब मिलेगी जहां से आपने का बच्चा ओजीटी कर रहा है, तो स्पॉन्सर्ड कंपनी जो भी है रिस्पेक्टिव कंपनी, वो वहां से अगर कंप्लीशन लेटर दे देती है तो आपको जो रिमेनिंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जो 10% की है वो आपको मिल जाती है। तीसरी इंस्टॉलमेंट है इसमें 50% की। 50% पैसा जो है आपको डायरेक्ट तब मिल जाएगा जब आप एसएससी से या फिर जीसीवीटी से असेसमेंट रिपोर्ट ले लेते हैं पूरी की पूरी, यानी आपका पूरा का पूरा जो है वो ट्रेनिंग हो चुका है और आप एग्जाम भी करवा चुके हैं, सारी चीज़ें फिनिश होगी, तो आपको 50% आपका जो पैसा है वो मिल जाएगा तीसरी इंस्टॉलमेंट के रूप में। बात करते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। फोर्थ इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो है 20% की, वो है प्लेसमेंट लिंक। अगर आप प्लेसमेंट करवा देते हैं एज पर जो नॉर्म्स हैं इनके, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लेसमेंट करवाते थे तो रिमेनिंग जो 20% है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। लास्ट पेज पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो कोर्स इसमें मतलब चला सकते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक बार जॉब रोल्स देख लीजिए, उनके रिस्पेक्टिव अगर आपको लैब भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अप्लाई कर देते हैं और वो कोर्स हमें अलॉट हो जाता है और उसकी रिस्पेक्टिव लैब जो है वो हमारे पास नहीं होती है। तो फाइल करने से पहले एक बार ये जॉब रोल्स जो है वो एक बार उन्हें अच्छी तरीके से देख लें कि ये जॉब रोल्स के रिस्पेक्टिव अगर आप लैब आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, जॉब रोल इस तरीके से सिलेक्ट करके उसमें फाइल कीजिए ताकि आपको लगे कि लैब एक्सपेंसेस हम लोग बियर कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आपको वो मतलब जॉब रोल अलॉट हो जाए और उसके बाद आपको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आपको प्रोजेक्ट ड्रॉप करना पड़ जाए। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप जॉब रोल एक बार देख लें। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से आपको KVK 2.0 गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन का प्रोजेक्ट लगाना है। हाँ, अगर आपको कोई भी RFP में इशू आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ अगर आपको काम करना है तो भी अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस चीज़ के लिए। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।